So, today I'm going to teach you one more topic of class 12th, which is the balance of payment. Students, as we keep on going in the different topics of macroeconomics, तो हमने कुछ topics और कुछ units macroeconomics के अभी तक ख़त्म कर लिए हैं और आज मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर और छोटा सा टॉपिक है मैक्रोइकोनॉमिक्स का, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट और हम इसे बीओपी भी बोलते हैं। इसके बारे में बताऊंगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लो कि ये जो वर्ल्ड है ये एक क्लोज्ड इकॉनमी नहीं है, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। बहुत सारी चीज़ें हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से बाय करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम उनको सेल करते हैं, जिसमें गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, लोन भी हम लेते हैं, लोन भी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उनका मिक्सचर है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये सारा जो स्ट्रक्चर है कि किसने किसको कितना दिया, कहाँ से आया, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, ये सब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वर्ल्ड की एक कंट्री वर्ल्ड की दूसरी कंट्री के साथ करती है, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है एक अकाउंटिंग ईयर में, दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट 2020 में जितना भी हमने वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ को सेल किया या एक्सपोर्ट किया या उनसे हमने इंपोर्ट किया, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड और डेबिट साइड पे। ठीक है, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसकी डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हमारे पास, उसमें हम ये चार चीज़ें पढ़ते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में, जिसमें हमारी ये चार चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये अकाउंटिंग ईयर बोलो या फाइनेंशियल ईयर बोलो, मतलब कि जो एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर होता है उसे हम फिजिकल ईयर या अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। तो एक अकाउंटिंग ईयर में वर्ल्ड की एक कंट्री वर्ल्ड की दूसरी कंट्री के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करती है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। सो व्हाट दीज आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। पहली है ट्रांजेक्शन्स ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम जैसे नाम से पता चल रहा है, विजिबल आइटम्स वो होती हैं जिसे हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, मीन्स टेंजिबल गुड्स। तो मतलब कि जितना भी विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होता है। दूसरा हम काउंट करते हैं इनविजिबल आइटम। तो विजिबल आइटम्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, जितनी भी तरह की गुड्स हैं, बिकॉज गुड्स आर विजिबल आइटम्स एंड टेंजिबल आइटम्स। तो गुड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होगी। जैसे कि हमने ये मार्कर मैंने वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ को बेचा, एक्सपोर्ट किया, या वहाँ से हमने कुछ और पेंसिल या पेन्स मंगवाए, तो वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होगा। दूसरी चीज़ होती है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स मीन्स सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज हैं वर्ल्ड की एक कंट्री वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ को जो सर्विसेज देती है वो हमारा इनविजिबल आइटम में काउंट्स होता है। अब किस तरह की सर्विसेज आती हैं? बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। ये सारे सर्विसेज, जैसे आपको पता है इंडिया में हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। सारी इंडियन नहीं है, रिलायंस एक इंडियन कंपनी है, लेकिन और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंडियन नहीं है, लेकिन वो इंडिया में सर्व, जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल वो इंडिया में सर्व कर रही है। ऐसे ही बाहर दूसरी कंट्रीज़ में कोडैक महिंद्रा है या फिर रिलायंस है, ये कंपनीज उनको सर्व कर रही हैं। तो ये सर्विसेज भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होती हैं। हमारे एरोप्लेन्स रोज फ्लाई करते हैं वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ में, या उनके एरोप्लेन्स हमारी कंट्रीज़ में आते हैं, वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, हम उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होता है। तीसरी चीज़ आती है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को हम सिंपली एक चीज़ और बोलते हैं, हम कहते हैं ये वन साइडेड पेमेंट्स है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर वन साइडेड पेमेंट। वन साइडेड पेमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि
गिफ्ट हो गए या ग्रांट हो गए। जैसे कि आपका बर्थडे है और आपको अगर कोई गिफ्ट देगा तो ज़रूरी नहीं है ना कि उसके बदले में आप भी उसे गिफ्ट दोगे या आप उसको पेमेंट करोगे। गिफ्ट्स हमेशा वन साइडेड होते हैं, इसकी कोई पेमेंट नहीं की जाती। ऐसे ही ग्रांट्स हैं। तो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री हर किसी को कभी हेल्प करने के लिए या कभी एक्नॉलेज करने के लिए कभी गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, कभी ग्रांट्स देते हैं। तो ये वन साइडेड पेमेंट है, इसे भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करते हैं। फोर्थ चीज़ जो है वो है, फोर्थ ट्रांजैक्शन है कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स में हमारे पास जितना भी हमने लोन लिया या वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ को लोन दिया, इसमें वो चीज़ें काउंट होती हैं। इसमें हमारे पास गुड्स या सर्विसेज काउंट नहीं होती, इसमें इन्वेस्टमेंट्स काउंट होते हैं। वर्ल्ड की किस कंट्री ने किससे लोन लिया, वर्ल्ड की किस कंट्री ने किस में इन्वेस्ट किया, ये सब हम कैपिटल ट्रांसफर्स में पढ़ते हैं एंड विच कम्स अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टडी ऑफ दीज फोर थिंग्स: विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, ये चारों चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग समझते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड। तो ये बेसिकली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको अभी करवाई। इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, टोटल जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ डिफरेंस ऑफ द आइटम एक्सपोर्टेड एंड द आइटम इम्पोर्टेड। तो ये एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इम्पोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्स माइनस एम, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। सेकेंड, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम 4 ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। बट व्हेन आई एम टीचिंग यू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, in balance of trade we only study the transactions which are of the visible items। मतलब कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्विसेज या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के बारे में नहीं पढ़ते। थर्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है। बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ये तो it is a narrow concept, it is a wider concept. Balance of trade, it can be favorable or it can be unfavorable। ये बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है बिकॉज इसमें क्रेडिट साइड हमेशा डेबिट साइड के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज आर कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और वी कॉल इट द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या स्ट्रक्चर है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम 2 अकाउंट पढ़ते हैं। एक है हमारा द करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वी हैव टू एक्सप्लेन बोथ करंट अकाउंट एज वेल एज द कैपिटल अकाउंट। वहाँ हमें दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई एक आता है तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो है जिसमें डे टू डे की सारी ट्रांजेक्शन्स काउंट होती हैं। तो ये फिर से वही चीज़ें, इसमें हम ये 4 चीज़ें करंट अकाउंट में काउंट करते हैं। मतलब कि इसमें हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल आइटम इज़ कैलकुलेटेड। जितनी भी मर्चेंडाइज गुड्स हैं, जितनी भी गुड्स हैं, मर्चेंडाइज आइटम्स हैं, अगर उन गुड्स का ईदर वी आर एक्सपोर्टिंग और वी आर इम्पोर्टिंग, चाहे हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो उनको हम करंट अकाउंट में रखेंगे, वो करंट अकाउंट की साइड जाएंगे। वैसे ही इनविजिबल आइटम मतलब कि सर्विसेज, सेकेंड चीज़ हमारी जो सर्विसेज हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, वो भी करंट अकाउंट में जाएंगी। मतलब जितना भी गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चाहे हम किसी कंट्री से सर्विसेज ले रहे हैं या उसे सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये हमारा किस में आएगा? करंट अकाउंट में।
तीसरी चीज़, हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी करंट अकाउंट में आएंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब कि लेट इंडिया ने नेपाल को कोई ग्रांट दी, या फिर किसी और वर्ल्ड की किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई, इंडिया ने ग्रांट दी, या इंडिया में कोई अर्थक्वेक आ गया, यूएसए ने इंडिया को ग्रांट दी, तो ये हमारे करंट अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट के साइड में रहेगा। और फोर्थ चीज़, इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि जो भी इनकम हमें वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से मिलती है या फिर हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज को करते हैं, वो भी किस में आएगा, करंट अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स, ये चारों चीज़ें करंट अकाउंट के पार्ट हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट जो है उसमें आइटम्स, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसमें से कुछ नहीं आता। उसमें सिर्फ बोरोइंग, उसके सिर्फ दो पार्ट्स हैं ब्रॉडली, वन इज बोरोइंग एंड लेंडिंग, फर्स्ट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम वर्ल्ड की किसी कंट्री से बोरो करते हैं या हम किसी को लेंड करते हैं, so that will be included, whatever a type of loan either we are taking or we are giving, it will be included in a capital account of balance of payment. और second thing is investment, मतलब वर्ल्ड की कंट्रीज ऑब्वियसली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में करती हैं और हम भी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो एमएनसीज इज अ एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई वर्ल्ड की दूसरी कंट्री इंडिया में कोई एमएनसी खोलती है या इंडिया की किसी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो इसका मतलब उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया। वैसे ही अगर लेट टाटा ने किसी और कंपनी को, किसी फॉरेन कंपनी को खरीद लिया, या रिलायंस ने किसी फॉरेन कंपनी को खरीद लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसी फॉरेन कंपनी को खरीद लिया, या उसके शेयर्स ले लिए, या उसमें पैसा लगा दिया, तो वो हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया। तो जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, या लोन लेना या लोन देना है, वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो अकाउंट हैं, एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में सारी विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड काउंट होता है। लेकिन जो मेरा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें काउंट होती हैं वो होती हैं इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग एंड लेंडिंग। सो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज the difference between autonomous and accommodating items. This chapter is very small in class 12 syllabus. In this chapter we are going to do only few topics. First we did the meaning of balance of payment and balance of trade. Then second was the difference between balance of payment and balance of trade. And third is the topic which we did is the two accounts or the components of balance of payment, under which I taught you current account and capital account. This is the fourth and the last topic, a difference between autonomous and accommodating items of balance of payment. So what is the difference between these two type of items? जो autonomous items होती हैं, autonomous items वो होती हैं जो जिनका मेन मोटिव जो है either to maximize profit or for economic motive, मतलब जो ट्रांजेक्शन हम इकोनॉमिक मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं उसे हम ऑटोनोमस आइटम्स की कैटेगरीज में रखते हैं, और वो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं। जैसे कि मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर मशीनरी है, अगर मैं उसे खरीदूंगी तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो मेरा किस में आएगा, ऑटोनोमस आइटम में। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं ये डेफिसिट को या सरप्लस को कवर अप करने के लिए होती हैं। जैसे कि अगर हमारा इस बार एक्सपोर्ट्स हो गए 200 करोड़ के और इंपोर्ट जो हमने कर लिए वो 250 करोड़ के कर लिए, तो ये इम्बैलेंस हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, 50 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो उसे बैलेंस करने के लिए मैंने वो पेमेंट करने के लिए 50 करोड़ का लोन ले लिया, तो वो किस में जाएगा, अकोमोडेटिंग, जो अकोमोडेट करने के लिए, उसे संभालने के लिए किया गया। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को संभालने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसे हमेशा बैलेंस रखने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसे हम एकोमोडेटिंग आइटम्स बोलते हैं। तो इसीलिए जो ऑटोनोमस आइटम्स हमारी हैं, ये इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत सारे हमारे जो कंट्री के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं जो बाहर से आती रहती हैं, हमारी गवर्नमेंट भी ऑर्डर करती है या हम लोग सेल कर रहे हैं, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये कभी भी कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते। बट हियर दिस एवरी
थिंग और एवरी ट्रांजेक्शन इज मेड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर हर एक आइटम, हर एक ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए की जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस आइटम्स में हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं क्योंकि ये मेंटेन करने के लिए करते हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को अबव द लाइन ट्रांजेक्शन्स कहते हैं और इसे हम बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से एक बार रिवाइज करो, ठीक है। और वी हैव ओनली फ्यू टॉपिक्स, सो आई होप यू कैन just go through with this topic. Thank you.